नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। जब किसी विशाल वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर हम उसके विशालता को देखते हैं तो क्या हम ये सोच पाते हैं कि ये जो विशाल वृक्ष है ये कभी एक बीज के भीतर छुपा हुआ था। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और भारत के लोकतंत्र रूपी वृक्ष की बात करी जाए और इसकी विशालता को देखें तब क्या हम ये सोच पाते हैं कि ये विशालता लोकतंत्र का जो ये विशाल वटवृक्ष है वो पंचायती राज जैसे एक छोटे से बीच में छिपा हुआ था। इसी पंचायती राज जैसे छोटे से बीज को समय समय पर विकास की रफ्तार से जो पोषण मिला, जो पारदर्शिता और ईमानदारी की जो छांव मिली, उसी का ही कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत बन पाया है। और उतनी ही कुशलता के साथ में करीबन 65 साल हो गए हैं भारत में पंचायती राज की स्थापना की। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारी पंचायत समितियां हैं वो सशक्त हो रही है। सशक्त पंचायत समितियां सशक्त भारत के निर्माण में किस तरीके से अपना योगदान निभा रही है, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो लगातार अपने गांव के विकास के लिए इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि उनका जो गांव है वो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जाहोता गांव के सरपंच श्याम प्रताप सिंह जी राठौड़ मौजूद हैं। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके नेतृत्व में लगातार जाहोता गांव, चाहे राज्य स्तर की बात करी जाए चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करी जाए, आपके नवाचारों ने उसको एक नई पहचान दी है। किस तरीके से नई पहचान दी है, क्या कुछ इन्होंने खास कार्य किए हैं और पंचायती राज किस तरीके से सशक्त बनता जा रहा है, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए चर्चा को शुरू करते हैं। सर, आप पिछले कई सालों से सरपंच हैं, जाहोता के सरपंच हैं और जाहोता को अपने नवाचारों से पूरे राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल प्रसिद्ध कर चुके हैं। आपको क्या लगता है पंचायती राज कितना सशक्त है, होना चाहिए एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि पंचायती राज की स्थापना हुई और जो हम कहते हैं ना कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे हमारी योजनाएं पहुंचे, उसका एक जो मुख्य धुरी पंचायत के रूप में आज स्थापित है, तो ये होना ही एक तो बहुत बड़ी बात है। और भारत जैसे कि एक गाँव का देश जिसको हम कहते हैं और वो गाँव सशक्त हो रहे हैं, आज बड़ी खुशी होती है कि हमारा देश भी सशक्तिकरण की तरफ जा रहा है और उसकी मुख्य धुरी गाँव ही है। क्योंकि हमारी जो मुख्य आबादी है, लगभग 72-75% आबादी जो गाँवों में निवास करती है, उनका विकास कैसे हो जी। क्योंकि हर योजना जो भी हमारी बनती है वो मुख्य रूप से गाँवों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। और आज वो योजनाएं को क्रियान्विति कितने बेहतर ढंग से हो पा रही है, तो मैं वर्तमान सरकार का और जो तत्कालीन जो भी सरकारें यहाँ काम कर रही है, गाँवों के लिए सोच रही है, उनका साधुवाद दूंगा। और आज हमारे गांव निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँवों में बसती है और गाँवों का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास संभव है। आप सरपंच हैं, करीबन 65 साल हो गए हैं पंचायती राज की स्थापना राजस्थान से ही शंखनाद हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदाड़ी से। तो अब तक जो पंचायती राज का जो सफर तय हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि आपने पूर्व में एक वटवृक्ष की बात की थी, वो बीज का जिस प्रकार से वटवृक्ष आज बनता जा रहा है और वटवृक्ष में हम देखते हैं ना, तो अपना जो भारत है वो इतना बड़ा है कि एक जगह बैठकर सरकार वहां तक पहुंच नहीं पाती। और इसीलिए पंचायतों का ये जो पंचायती राज की स्थापना हुई और उसमें भी क्या मुख्य रूप से तीन रूपों में इसका बांटा गया है, जिसको भी अलग अलग, जिसमें अपन न्यूनतम स्तर पर देखते हैं, निचले स्तर पर देखते हैं तो पंचायती राज में पंचायत, ग्राम पंचायत आती है। फिर उससे ऊपर हम ब्लॉक स्तर पर देखते हैं तो पंचायत समिति आती है और तीसरे स्तर पर हम बात करते हैं तो जिला परिषद आती है। जो तीन जो मुख्य धुरियां हैं वो अंतिम व्यक्ति तक सरकार कैसे पहुंचे, सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे। और आज हम अगर पूरे भारत की बात करते हैं, मुश्किल से कुछ 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज नहीं करता, जिसमें मिजोरम है, नागालैंड है, हमारा मेघालय है। उसके अलावा अगर हम जितने भी बात करते हैं तो ये तीनों कड़ियां वहाँ पे बहुत शानदार रूप से काम कर रही है। और अंतिम व्यक्ति कैसे अपना उत्थान कर सकता है, गरीब कैसे अपना उत्थान कर सकता है, सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसकी क्रियान्विति बहुत अच्छे बेहतर ढंग से। बहुत सही बताया आपने कि समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़ा है और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे और वो सामाजिक जीवन स्तर की जो मुख्य धारा है उसमें किस तरीके से आए, इसलिए पंचायती राज बहुत सशक्त होना जरूरी है। जब हम पंचायती राज और सशक्त पंचायत की बात करते हैं तो जो सशक्त पंचायत है उसको लेकर क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, कैसे समझे कि इस पंचायत को सशक्त कहा जाए? देखिए, मैं इसको अगर मुख्य रूप से हम देखें तो हम पंचायत अगर समझते हैं तो पंचायत कोई एक व्यक्ति नहीं है जी। पंचायत का मतलब होता है एक पूरा गांव
और पूरा गांव जब एक योजना के लिए, एक विजन के लिए जब काम करता है तो ही गांव आदर्श की ओर जाता है। सहकारिता का विजन, बिल्कुल, जन सहभागिता होनी चाहिए, पंचायत को पता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए कि भाई हमारी पंचायत है, जो ये पंचायत किसी सरपंच या किसी वार्ड पंच की नहीं है, ये हम सब की है, इसमें हम कैसे करें। और इसमें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं से हम की यात्रा करने की आवश्यकता होती है। मैं सबके लिए, मैं का भी मेरे लिए। हाँ, और इसमें क्या, जैसे कोई भी योजना को, जैसे अगर हम बात करें कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, इसको अगर मुझे क्लीन करना है, मैं अकेला करूं, एक हम सब मिलकर करेंगे तो हम कुछ मिनटों में काम करते हैं। ऐसे ही कोई भी विकास का कार्य हो, अगर कोई एक व्यक्ति करेगा तो उसमें वो असंभव सा होता है, लेकिन अगर सब मिलकर करें तो इसमें पंचायती राज में जो मुख्य इसका जो आगे बढ़ा है, उसकी मुख्य दूरी यही रही थी कि इसमें लोगों की सहभागिता कैसे हो। आज पंचायत में हर वार्ड से वार्ड पंच चुने जाते हैं, उनका निश्चित कार्यकाल होता है और वो भी जनता के बीच में से चुना जाता है। लोकतंत्र का हकीकत तो वही है कि वो कैसे व्यक्ति आगे काम करेंगे और कैसे मिलकर काम करें। और पंचायत में तो ग्राम सभा की जो हम बात करते हैं वो मुख्य दूरी है। कोई भी निर्णय लेना है ग्राम सभा में बैठ के लेना है, तो उससे पूरा गांव आगे बढ़ता है, पूरा देश आगे बढ़ता है। सहभागिता और जन भागीदारी बहुत जरूरी है। श्याम जी, जब भी पंचायत का जिक्र होता है, ग्राम पंचायत का जिक्र होता है, हालांकि पहले समय काल परिस्थितियां अलग थी, जब भी इनके बारे में सोचते थे तो लगता था ग्रामीण पृष्ठभूमि और पुराने ढर्रे पे काम करती जा रही है, लेकिन समय काल परिस्थितियां बदली और आज पंचायत जो है वो डिजिटल पंचायत में कन्वर्ट हो गई है जी। तो उसको लेकर क्या लगता है, नए भारत की एक नई तस्वीर पंचायतों के जरिए सामने आ रही है? बिल्कुल स्वाभाविक है जी। क्योंकि आज हम देखते रहते हैं कि डिजिटलाइजेशन, जो आजकल हम देखते हैं कि सूचना का जो सिस्टम है वो कितना बेहतर होता जा रहा है। आज गांव भी, बात यूएन में क्या हो रहा है वो आज एक गांव को पता है। जहां यूएन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए काम कर रहा है, वहीं पर ग्राम पंचायतों को भारत में जिम्मेदारी दी गई और उनको लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए जा रहे हैं कि ये 9 लक्ष्य हैं हमारे जो 2030 तक हमें प्राप्त करने हैं। तो वो डिजिटलाइजेशन ही है। आज पारदर्शिता देखिए आप, पहले कितना फंड आता है किसी को नहीं पता। आज आप जाइए, नेट पर जाइए, ई-ग्राम आराम से पूरा आप देख सकते हैं। पूरा पैसा पहले कैश पे ट्रांजेक्शन होता था, आजकल पूरा डिजिटल हो रहा है। तो पूरा फंड आता था, उसका पता नहीं चलता था। और सबसे बड़ी बात, जैसे मनरेगा की बात करी जाए तो उनको जो वर्कर्स है उनको कितना रुपया मिल रहा है वो भी कोई कहां तक पहुंच पा रहा है। आज आप देखिए ना, अकाउंट्स घर सबके अकाउंट्स है, ऑटोमेटिक अकाउंट में पूरा डिजिटल पूरा सिस्टम हो गया। और इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो व्यक्ति बात करते थे, जब पहले मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम ये कहते थे कितना पैसा सरकार भेजती है और कितना कम पैसा वहां पहुंचता है। आज वो पूरा पैसा एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। किसी भी एक पैसे में भी इधर उधर की हेरफेर नहीं हो पाती। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पहले पता ही नहीं होता, सरपंच ने जो कर दिया वो ठीक है, काम कितने 10 काम है, 15 काम है, 20 काम है, उनमें से 1-2 काम किए ठीक है, कोई हिसाब किताब नहीं रहता। 5 साल होता, फिर नया सरपंच आ जाता। लेकिन आज सरपंच की जो जिम्मेदारी और जवाबदारी तय की गई है। और आज एक व्यक्ति अगर जानना चाहे, अगर मैं मेरे गांव की बात करूं तो एक नॉर्मल व्यक्ति अगर चाहे कि मेरे गांव में कितना फंड आया है, कितना किस फंड में खर्च हुआ है, किस बजट में खर्च हुआ है, कितना खर्च हो चुका है, कार्य की स्थिति क्या है, वो सब आप ई-ग्राम स्वराज पे आप कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो ये पारदर्शिता है। जी बिल्कुल, डिजिटल क्रांति का भी बहुत अच्छे तरीके से पंचायत में उपयोग हो रहा है। श्याम जी, एक वक्त था जब महिलाओं को घर की दहलीज में रहना पड़ता था। पंचायत तो बहुत दूर की बात है, घर से बाहर की जो अपने रिश्तेदारी में भी कुछ बातचीत करने के लिए उनको मौका नहीं मिलता था। आज वही महिलाएं पंचायत समिति की सदस्य बन रही है, सरपंच बन रही है, प्रधान बन रही है, जिला प्रमुख बन रही है। इसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस पूरी पंचायती राज सिस्टम में? देखिए, इसको सिर्फ जनप्रतिनिधि तक हम देखें तो भी मैं इसको सही नहीं मानूंगा। इसको देखें कि नॉर्मल एक महिला है, चाहे वो जनप्रतिनिधि नहीं है, फिर भी उसके कितने उसको रोजगार के साधन वो कितनी उसका सशक्तिकरण पे काम कर रहा है। आज अगर हम पंचायतों में देखते हैं तो महिलाएं बराबर की स्थिति पर है। पहले हम एक प्रतिनिधि के रूप में एक महिला को देखते थे तो प्रतिनिधि तो महिला बन जाती थी, लेकिन कोई ना कोई उसके पीछे पुरुष होता था जो उसके सारे काम वो कुछ होता था। लेकिन आज महिलाएं उसमें सजगता हो रही है। मैं तो बात करूंगा कि जैसे दूर दराज की अगर हम छोड़ दें, लेकिन आसपास के जो हम शहरी क्षेत्र के आसपास के गांव हैं, वहां पर हर महिला आज सशक्त हो रही है। जैसे जाहोता की अगर हम बात करें तो हमारे हर महिला के पास रोजगार आज SHG ग्रुप्स के माध्यम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बनाए जा रहे हैं उसके माध्यम से इतने रोजगारों के अवसर मिल रहे हैं। आज हमारी महिलाएं प्राकृतिक रंगों से कपड़ा बना रही है। अभी एक नया हमने क्लाउड किचन एक बनाया है, जिसमें महिलाएं हैं जो अपना, जो हमारे विजिटर्स आते हैं गांव में, कोई भी NGOs से जो आते हैं, या जितने भी हमारे जो जयपुर के पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, या इतने ये लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी है, नियाम है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, उनके विजिट के भोजन की व्यवस्था वो कर रही हैं। अच्छा। तो वो एक इतना है कि आज हर महिला को रोजगार मिल रहा है और उसी की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना, घूंघट हटाने से महिलाएं सशक्त नहीं होगी। जब तक महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक हम बराबरी पे महिलाओं को नहीं ला सकते। बिल्कुल, बहुत सही बताया। महिलाओं का जब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक देश के विकास की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है।
हमारे आसपास में भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, राजस्थान में कई ऐसे उदाहरण हैं, किसी ने एमबीए करके सरपंच बनी है, कोई पीएचडी करके सरपंच बनी। एक वक्त था जब सरपंच क्या होता है, गांव में क्यों आए, गांव में क्यों मतलब इलेक्शन लड़े, वो एक भ्रांति थी, लेकिन वो भ्रांतियां टूटी। आजकल जो युवा हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं और वो भी गांव में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली आप खुद अपने आप में एक उदाहरण है। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, युवा क्या है, पहले देखता था तो उसका एक सिंपल एक रोल रहता था कि मुझे एक जॉब करना है, लेकिन आज वो अगर इस काम को भी जॉब के लिए रहता है और अपने गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी को एक युवा समझता है, तो वो देखता है कि मैं इस क्षेत्र में आकर भी मेरे उसके गांव के लिए या हमारे क्षेत्र के लिए कुछ कर सकता हूँ, तब जाके लोग इसमें आ रहे हैं। नहीं, पहले राजनीति के लिए एक फिक्स कुछ परिवार होते थे, कुछ ऐसे समुदाय होते थे जिसमें राजनीति पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। आज हर व्यक्ति इसमें आगे आ रहा है और वो देख रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में इस फील्ड के माध्यम से भी कुछ कर सकता हूँ, जब जाके चीजें बदल रही। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया। आप खुद एक सरपंच हैं, आपको क्या लगता है कि पंचायत समिति में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, क्या कुछ चुनौतियां हैं अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए? अगर हम बात करते हैं तो देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सजगता बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी है जिसके लिए हमें खुद को, पहले तो क्या होता था, एक जनप्रतिनिधि होता था, वो अपने लिए सोचता था कि मैं जनप्रतिनिधि बनूं, मैं काम कैसे करूं। लेकिन आज जब वो हम की यात्रा वाली जब बात करता हूं, अगर वो व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की पालना में लग जाता है, तो फिर देखिए आप कैसे बदलाव आते हैं। और ये सिर्फ किसी राजनीति या उस परिक्षेत्र में लागू नहीं होता, हर परिक्षेत्र में बिल्कुल है कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो सबसे पहले आप कर्तव्यों की पालना हम करते हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक ही वो चीजें बदलती है। आपका जाहोता जो है काफ़ी कुछ राज्य स्तर पे कहें या राष्ट्रीय स्तर पे कहें, एक नई नवाचार के साथ में एक नई पहचान बनाता जा रहा है। तो जाहोता में ऐसा क्या कुछ नया हुआ है जो दूसरी पंचायतों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम कर रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जाहोता में कुछ नया हुआ है, आज सब जगह हो रहा है, हर जगह पर बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं। की बात करी जाए तो राजस्थान हाँ, तो एक्चुअली हमारा गांव क्या था, पहले थोड़ा सा गंदगी ज्यादा रहती थी। तो जब हम सरपंच बने तो हमने देखा कि इस गंदगी के लिए काम कैसे करें, तो हमने ग्रे वाटर मैनेजमेंट का काम किया और साथ ही सॉलिड लिक्विड वेस्ट दोनों के लिए हमने काम किया। ये सब जगह हो सकता है, सारे गांव नहीं, अभी काफी जगह हो रहा है, लेकिन उस वक्त शुरुआत जब हम करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि यह असंभव सा है, आपकी वजह से भी लोग मोटिवेट होते हैं। हाँ, तो जब कोई एक करके दिखा देता है, जैसे किसी गांव में या किसी क्षेत्र में एक आईएएस बनता है, तो और बच्चों में मन में आता है कि शायद मैं भी ऐसे पद पे जा सकता हूँ। तो जब ओडीएफ प्लस की बात हम करते हैं, तो ओडीएफ तो जो खुले में शौच से मुक्त पंचायतों की बात थी, 2014 से 19 तक का वो चीजें हो चुकी थी, लेकिन उससे एक कदम आगे ओडीएफ प्लस की जब हम बात करते थे, तो इसमें जो ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन मुख्यतया से इसको लिया जाता था। अब इसको कैसे करें, जब पंचायत में बात करते तो कि शायद ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे हम घर घर से कचरा कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे। लेकिन हमने शुरुआत हमने मुश्किल से कम घरों के साथ की, लेकिन आज गांव के मैक्सिमम घरों से हम कचरा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए गांव वाले पे भी कर रहे हैं। वो जागरूकता फैली क्योंकि उनकी आदत हो गई। आदत हो जाती है ना, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको स्नान करने की आदत नहीं है तो वो काफी दिनों गंदा रह सकता है, एक दिन स्नान करेगा तो अगले दिन वो देखेगा तो उसको, आज हमारा गाँव इतना साफ हो गया कि अब जरा सी भी गंदगी होती है तो व्यक्ति को लगता है कि यार ये गंदा हो रहा है, तो इसको हम कैसे क्लीन करें। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अधिकार तभी मिलेंगे जब कर्तव्य का बोध हो। ये कर्तव्य का ही बोध है कि इसकी सुखद परिणाम है, तब आप अधिकारों की अपेक्षा भी कर सकते हैं। और फिर हमारे व्यवहारिकता में बदलाव की आवश्यकता है। हमें आदत होनी चाहिए कि हमें साफ रहना है। आज हमारी गांव की महिलाओं ने शपथ ली कि मैं अपने घर के अंदर और बाहर की सफाई की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। अब आप सोचिए, किसी एक गांव की अगर 250 महिलाएं शपथ ले लें तो आधा गांव तो ऑटोमेटिक साफ हो गया। तो पूरे समाज की, परिवार की एक दूरी होती है, वही शपथ ले ले तो वो है। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी आयोजन रहता है, हमारा हरित जागरूकता अभियान देखिए, हमारा स्वच्छ जागरूकता अभियान देखिए, हमारा प्लास्टिक मुक्त जागरूकता अभियान देखिए, तो हम क्या करते हैं, लोगों को प्रेरणा के साथ साथ उनको सहयोग भी देते हैं और उनको एक मोटिवेट हम करते हैं कि ये चीज हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम ये कर लेंगे तो हमें ये प्राप्त हो सकता है। तब जाके लोगों में बदलाव आया है, लोग देखता है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है जी। और ये ही जिम्मेदारी दिलवाने की आज समाज को आवश्यकता है। बिल्कुल यही जिम्मेदारी समझने की और उसके बारे में जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है। 2030 तक हमें सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसमें पंचायती जो राज है, जो पंचायत है, वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका? देखिए, ये यूएन ने जब तय किया कि ये 17 जो गोल्स हैं, तो जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे क्या जो एजुकेशन हब्स होते थे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनको ये जिम्मेदारी दी। भारत में ये क्या उतना संभव नहीं था, तो यहाँ पर उनको समावेशित 9 में किया गया। हम बात 17 की कर रहे हैं, लेकिन उनको 9 में समावेशित करके, और उसमें हमने धुरी चुनी कि अगर हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है कि अगर पंचायतों को ये 9 थीम दे दें तो उस पर काम होगा। अब आप सोचिए कि क्लीन एंड ग्रीन विलेज,
जी। अगर इसमें बात करेंगे तो ऑटोमेटिक साफ और वो अच्छा गांव हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण की हम इसमें बात कर सकते हैं, ढांचागत आत्मनिर्भरता की हम इसमें बात कर सकते हैं, हम इसमें बात कर सकते हैं महिला पंचायत की, हम इसमें बात कर सकते हैं बाल पंचायत की। जब ये गोल्स जब हमारे तय होते जाएंगे, और इसके लिए तो मैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने एक बड़ा इनामी राशि भी उसमें रखी है, जो एक मैं तो कहूँगा कि एप्रिशिएशन भी है कि उन्होंने ये देखा कि हम पंचायत को इतना एसएफसी एफएफसी के माध्यम से इतना उनको बजट जा रहा है, अगर उनको पारितोषिक के रूप में कुछ इनामी राशि या प्राइज उनको रख दे तो वो प्राइज भी उन्होंने इतनी आज लाखों करोड़ों रुपए में पंचायतों को प्राइजेस मिल रही है। बिल्कुल, तो उससे वो मोटिवेशन बढ़ रहा है। बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है, और सबसे बड़ी बात पूरे देश का ध्यान केंद्रित होता है कि इस पंचायत ने ऐसा क्या किया जिसको हम भी कर सकते हैं। हाँ, और तो फिर तय हो जाता है कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, तो फिर लोग प्रेरित होते हैं उससे। जी बिल्कुल। हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो पंचायती राज की अपने आप में इतनी बड़ी भूमिका है कि 24 अप्रैल को हमने पंचायती राज को ही समर्पित किया है। हाँ, ये देखिए, आप देखिए ना 2004 में जब पहली बार ये मंत्रालय का गठन किया तो उसके बाद ये उस वक्त से ये मतलब सत्यापित हुआ कि ये भी एक विभाग ऐसा है कि जिसकी इम्पोर्टेंस है राष्ट्र को आगे बढ़ाने में। जैसे विनोबा भावे कहते थे कि ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, तो जब तक ग्रामों का उदय नहीं होगा तब तक हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये चीजें बदली। राष्ट्र के उदय की कहीं ना कहीं चाबी है ग्राम के उदय में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। जो सरकारी योजनाएं थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, तो उनका जो बेहतरीन क्रियान्वयन है वो अगर पंचायती राज से ही सही तरीके से हो जाए तो फिर वो राष्ट्र तक एक कुशल राष्ट्र या विकसित राष्ट्र की हम कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रियान्वयन में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेहतरीन तरीके से होनी ही चाहिए? क्या दिक्कत कहाँ है? देखिए, दिक्कत की हम बात करते हैं ना, तो अभी जो वर्तमान में स्थितियां हैं, क्योंकि पहले क्या होती थी, एक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, जिसको पहले सचिव कहा जाता था, उनको जैसे वो इतने ट्रेनिंग्स उनकी नहीं दी जाती। लेकिन आजकल IGPRS हमारे यहाँ पर है, और जो अपने हैदराबाद में जो इसका पंचायती राज विभाग का पूरा जो वहाँ पर राजस्थान से ही नहीं, हर राज्य से वहाँ पर प्रतिनिधि को बुलाया जा रहा है और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। वो ट्रेनिंग ही हमारे मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा, जैसे आपको आज इस कार्यक्रम का विषय नहीं पता होगा तो हम इस वार्ता को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो जब तक हमें विजन नहीं मिलेगा, हमारी शक्ति या हमारी उसका पता नहीं लगेगा, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। आज जाहोता में अगर हो रहा है तो उसकी एक बड़ी धुरी ये ट्रेनिंग्स ही है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा विभाग का कि उन्होंने हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए इतना ट्रेनिंग की, इतनी सुव्यवस्था की है कि हम चीज़ें सीख रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि सरपंच की चुनाव से पहले तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती जी, लेकिन आज उनके जो प्राथमिक जो समय रहता है उसी में उनकी ट्रेनिंग्स हो रही है और वो अच्छा काम कर रही है। मुश्किलात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जैसे जो सरपंच है, जो शिक्षा का मैं एक बड़ा मानता हूँ, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को शिक्षित होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वो शिक्षित होगा ना तो ही चीज़ें हैं। आज दूर दराज के गाँव में हम देख रहे हैं जहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, तो फिर वो क्या है, कठपुतली या एक मोहरे के रूप में काम करता है। तो सरकारी उनको अपने अधिकारों का एहसास ही नहीं, अधिकारों का भी एहसास नहीं होता, फिर वो कर भी नहीं पाते। वो अगर वो सोचेंगे ना तो भी नहीं कर पाएंगे, उनको कि कठपुतली जैसा बना दिया जाता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि, जनता भी अगर चुनती है जनप्रतिनिधि, वो एक शिक्षित और योग्य उम्मीदवार चुनने की बात है। बिल्कुल सही बताया आपने, शिक्षित और योग्य उम्मीदवार चुने। जो चैलेंजेस हैं अक्सर गाँवों में देखे जाते हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे स्वच्छता को, तो इसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाना चाहिए? हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी उस जो स्तर है वहाँ तक नहीं पहुँच पा। देखिए, मैं अगर मेरे व्यक्तिगत मेरे अनुभव से मैं बताऊँ तो इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि सरकार कोई भी नियम बनाती है तो सरकार थोप नहीं सकती। जैसे अगर हम दूसरे राष्ट्रों की बात करते हैं, चाहे जो भी हमारे, चाहे चाइना, जापान की कहीं भी बात करें, वहाँ हर चीज़ की सज़ा है। अब हमारे यहाँ पे क्या कानून, हमारा संविधान ऐसा है कि हम लोगों को प्रेरित ही कर सकते हैं, उन पर दंड नहीं रख सकते। अब पंचायत में भी हम बात करें तो अधिनियम के अनुसार यहाँ भी प्रावधान है कि अगर कोई रोड पे थूकता है या पेशाब भी करता है तो उसका जुर्माना है। लेकिन हमारी माइनस पॉइंट ये है कि हम वो ले नहीं पाते, और इस वजह से हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं क्यों बुरा बनूं। तो इस वजह से एक बड़ी समस्या ये है। तो इसके लिए सबसे बड़ी है तो ग्रामीण जागरूकता है। ग्रामीणों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, हम जो सफल क्यों हो पाए, क्योंकि हमने हर चीज गांव वालों के साथ पारदर्शिता के साथ की और उनको विजन, अपने विजन को सबका विजन बनाया, उनके साथ कंधे से कंधा मिला और उनको जिम्मेदारियां दी। कई बार क्या होता है कि एक सरपंच या वार्ड पंच, वो देखते हैं कि ये तो पंचायती राज मेरा है या मैं इसमें मेरे हिसाब से काम करूंगा, नहीं,
तब तक नहीं हो पाएगा। हम उनको भी सहभागी बनाए, चाहे वो ग्राम सभा हो, रात्रि चौपाल हो, वार्ड मीटिंग्स जो होती है उसके माध्यम से उनको इन्वॉल्व करना है। तो सिस्टम को पार्ट बनाना बहुत जरूरी और है। पंचायत क्या सर एक मिनी सचिवालय होता है। जी। एक पंचायत में यही नहीं कि सिर्फ आप कोई जाए अपनी बात रख देगा या विकास की बात करे, पंचायत में हर प्रकार का काम होना चाहिए। आज हमारी पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र भी बना हुआ है, हमारे यहाँ आधार सेंटर भी है, हमारे यहाँ ये जो बैंक भी हमारे अंदर ही है, वहाँ महिला पंचायत का भी गठन किया और बाल पंचायत का भी गठन किया। अब आप देखिए कि संपूर्ण समुदाय एक पंचायत में जाता है, उसका फुटफॉल होता है, तो उसके सामने चीजें रहती है और उनका सहयोग भी मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि मैं काम करूंगा तो डिस्टर्बेंस होगा, नहीं, उससे सहयोग मिलता है। आपने जिक्र किया महिला पंचायत और बाल पंचायत, ये क्या है? जी देखो, कौन सा नया कंसेप्ट? महिला पंचायत एक्चुअली क्या है, महिला पंचायत की जगह पर हमने एक जगह बनाई कि महिलाओं का फुटफॉल कैसे बढ़े। तो कई बार वयोवृद्ध सरपंच होते हैं या मान लो एज ग्रुप ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी बात गाँव में अभी तक थोड़ा बहुत रहता है, तो हमने एक महिलाओं के लिए एक अलग से व्यवस्था करी कि हम महिला पंचायत का गठन करेंगे, सिर्फ महिलाएं ही बैठी, तो वहाँ पर महिलाएं अपनी बात रखें, उसमें महिला वार्ड पंच जो हो, क्योंकि बराबर जैसे हमारे 13 वार्ड हैं तो उसमें 7 महिला वार्ड पंच है, तो उस सभा की अध्यक्षता भी महिला वार्ड पंच करें ताकि महिलाएं अपनी बात रख सके। महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा, हाँ, और उस बात को, हाँ, उसमें हमने महिलाओं को और बच्चों को दोनों को इन्वॉल्व किया है। तो उसमें बाल पंचायत का अलग से गठन किया है, और हमारी जो 5 और 20 को जो पाक्षिक बैठक होती है, तो 1 से 5 के बीच में इन दोनों सभाओं की मीटिंग होना अनिवार्य कर दिया। बाल पंचायत का जब गठन हुआ, इसका गठन होता है या ऐसे ही नहीं, ये ऑथेंटिक है। नहीं, इसमें भी क्या है, जैसे वैसे तो सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है, लेकिन इस पे लोग ध्यान नहीं दे पाते। कई बार क्या जनप्रतिनिधि या सरपंच सोचता है कि ये वोटर नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के लिए जो पूरी आबादी है वो उसका पूरा जिम्मेदारी होती है। तो बाल पंचायत में जो हमने लेने का उद्देश्य था कि जो मुख्य आबादी की 35% आबादी जो होती है वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की होती है। तो हमने 10 से 18 वर्ष के बच्चों को चुना और उसमें से प्रत्येक वार्ड से 2 लीडर्स चुने। अच्छा। तो जैसे 13 से हमारे 26 लीडर्स बने। अब उनके बीच में हमने सरपंच के चुनाव करवाए, उसमें जो लगभग हमारे पूरे गांव से लगभग 326 बच्चों ने भाग लिया था उसमें बाल सभा में, और उसमें से हमारे यहाँ सरपंच बना और उप सरपंच बनाया गया। फिर उन बच्चों में इंटरेस्ट के हिसाब से उनका मंत्रालय भी बनाया गया। अच्छा। हमने 3 मंत्रालय बनाए। तो उसमें एक तो स्वच्छता मंत्रालय है जिसमें स्वच्छता मंत्री 2 बच्चे बने। लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, और मेन में हम, हाँ, और उन बच्चों को वहीं से, आज आप सोचिए कि एक 14 साल की एक बाल सरपंच बनी है, आज वो एनवायरनमेंट की बात करती है, वो SDGs की बात करती है, तो ये कितना आने वाला कितना हमारा सुखद समय हो सकता है गाँव का। में ऐसी कल्पना करना ही मुश्किल था, और वहां पर वो चीजें हो रही है। हाँ, और ये मैं आपको बताऊं तो अभी यूनिसेफ के भारत में 75 वर्ष पूरे हुए हैं। उनके जो 75 वर्ष पे जो चर्चाएं हो रही है वो बाल पंचायत पे हो रही है, और वो सौभाग्य हमारे जाहोता का है कि जाहोता की बाल पंचायत को उन्होंने वर्ल्ड वाइड उस चीज को रखा है कि कैसे एक सरपंच और ये मंत्रालय काम कर रहा है। सबके लिए गर्व की बात है। आजकल जहां बाल पंचायत का जिक्र किया, विधानसभा में भी बाल संसद का आयोजन होने लगा है। हाँ, क्योंकि आने वाला भविष्य उन बच्चों का है। आज आप देखिए क्लाइमेट की बात है, आज अगर हमारी आयु की बात करते हैं तो मुश्किल से 20 से 25 साल का आने वाला समय हम देखेंगे, लेकिन उस बच्चे के सामने पूरे उसके 50-60 साल है, तो उसको भी चिंता हो रही है। तो बच्चों को अगर हम बता देंगे कि क्लाइमेट कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है, तो वो अभी से उन चीजों को करेंगे। तो आप सोचिए कि कैसा सुखद भारत हम पेश, सुखद भारत भी होगा। और पहले एक तरीके से एक परिपाटी बन गई थी कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, देश को कुशल नेतृत्व की जरूरत थी। तो अब जैसा आपने बाल पंचायत में बताया, इस तरीके के अगर प्रयास किए जाएंगे तो कुशल नेतृत्व जड़ों से ही अच्छा तैयार होगा, कुशलता के साथ में तैयार हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बने, और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में लगातार कार्य भी हो गया और उसके सुखद परिणाम नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि गांव जो है वो हमारे आत्मनिर्भर बनने बहुत जरूरी है। देखिए सर, इसमें मेरे को एक वाक्य याद आता है। आज़ादी से पहले एक अमेरिका से एक व्यक्ति हमारे यहाँ भारत को देखने आए थे, और जब वो वापस गए देख के, वो 2 महीने यहाँ रुके थे, जब वो वापस गए, आज़ादी से पहले की बात है, तो जैसे कोई भी जाता है, जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो मेरे गाँव वाले पूछेंगे कि कैसा रहा आपका, क्या रहा। जब वो अपने देश लौटे तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसा लगा भारत और क्या विशेषता थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक परतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्र गांव देख के आ रहा हूँ। परतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्र गांव देख के आ रहा हूँ। उस वक्त आज़ादी से पहले भी हमारे गांव थे, और आज पंचायती राज की स्थापना भले ही कुछ वर्षों पहले हुआ, लेकिन अगर हम आदिकाल में भी जाते हैं तो उस वक्त भी हमारे ग्रामीण व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हुआ करती थी कि गाँवों को विशेष वो उसमें वो बनते थे। तो जब वो व्यक्ति ये बताता है, लेकिन आज वो हमारे लिए चिंता का विषय बन गया। आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो भले ही हमारा राष्ट्र तो स्वतंत्र हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक गाँव परतंत्र होते जा रहे हैं। और उस परतंत्रता की वजह यही है कि कई गांव जो दूर दराज में हैं, आज हम जैसे हमारे राजस्थान में जैसे बूंदी के पास के कई गांव जैसे करौली साइड जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं तो अभी तक वो सुविधाएं वहाँ मुहैया हो नहीं पा रही। मनरेगा का भी देखते हैं तो
रोजगार तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन उतनी चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पक्ष देखें तो गाँवों में ऐसी कई चीज़ें जो वैश्विक पटल पे जीआई टैग के माध्यम से अपनी एक अलग ही पहचान बना रही है, और कई शहरों का जो रुख है वो गाँवों की तरफ फिर से हो रहा है। वो तो देखो कोरोना में हमने देखा ही ना जी। भाई, आज जैसे हम पलायन गांव से शहर की ओर हो रहा था, अभी जैसे हम तो बात ही यही करते हैं कि गांव भले ही हमारे, कई बार कहते हैं ना कि गांवों का शहरीकरण हो रहा है, तो हमारी जो एक लड़ाई ये भी चल रही है कि हमें गांव भी बचाने हैं, हमारे गांव हेरिटेज भी रहे लेकिन स्मार्ट भी होते जाए, विकास भी और विरासत भी, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जो वो कहते हैं हमेशा, और आत्मनिर्भर गाँव होने की आवश्यकता है। गाँव में जो स्वरोजगार जो है ना उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है कि रोजगार के लिए, जैसे कहते हैं ना गाँव का पानी गाँव में, गाँव का पैसा गाँव में, तो जब तक गांव का पैसा गांव में नहीं रुकेगा तो उसके लिए भी हमारा एक बहुत अच्छा विजन हमारा एक चल रहा है। तो उसमें हम रोजगार, जो गांव में जो उपलब्ध हमारी चीजें होती है उसी से हम रोजगार मुहैया करवाते हैं, और मतलब हमारे गांव में ही, हाँ, वो आत्मनिर्भर जब ही तो बनेंगे। गांव का पैसा गांव में रुकना चाहिए जब गांव समृद्ध होंगे। जी बिल्कुल, जब गांव समृद्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है। ऐसे में जो सशक्त पंचायत है, सशक्त गांव है, ये किस तरीके से भूमिका निभा पाएंगे? देखिए, अगर मैं सतत विकास के लक्ष्यों की अगर बात करता हूँ, अगर हर व्यक्ति या हर गांव का प्रत्येक नागरिक को हम जैसे स्कूलिंग में ही अगर लक्ष्य बताने लग जाए, जैसे प्रारंभिक शिक्षा जब होती है, जब उनको बता दें कि हमारे लक्ष्य ये हैं, उन लक्ष्यों की जानकारी करवाना सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, आजकल कई इंस्टीट्यूशंस है जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी SDGs को बता रहे हैं, तो ये जानकारियाँ देना आवश्यक है और लोगों को जिम्मेदारियाँ देना आवश्यक है। जैसे हर व्यक्ति है, जैसे अभी हमारा एक महिला शक्ति समूह बना है, तो उसमें महिलाओं को हमने जिम्मेदारी दी कि जैसे जो हमारे जो चिकित्सा विभाग में कोई महिला है तो वो चिकित्सा की जिम्मेदारी वो लेगी, जो स्वच्छता विभाग में है वो स्वच्छता का लेगा कोई, और उसके साथ साथ जो मान लो पुलिस में भी हमारे हैं, शिक्षा विभाग में, तो वो जिम्मेदारियां ले। और जैसे कई बार हमने एक पहल करी अभी बुजुर्गों के साथ, हमने एक गंदी जगह, हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो गांव की सबसे गंदी जगह को गांव का सेल्फी पॉइंट बनाना है, तो हमने जो एक सेल्फी पॉइंट बनाया उसमें उस स्तर पे आप लेके जाएंगे उसको कि वो सबसे सेल्फी पॉइंट, क्योंकि गंदा क्या अगर साफ कर देंगे तो फिर से गंदा होगा, क्योंकि गांव में गंदी जगह सर वही होती है जिसका कोई ओनर नहीं होता। हम कहते हैं ना राजस्थान में धनी दोरी नहीं है इसका, तो वो गंदी हो जाती है। लेकिन अगर उसको हम सेल्फी पॉइंट तक तैयार कर दें तो फिर वो चीजें नहीं बदलती। अब हम क्या करते हैं, उसको सेल्फी पॉइंट तैयार करके उसकी जिम्मेदारी किसी एक वर्ग को देते हैं। हमने भी गाँव को तो बांटा है, जैसे कई जगह जाति धर्म के नाम पर आज गांव बट रहे, लेकिन हमने गांव को बांटा आयु के आधार पर। हमने वृद्धजनों का एक ग्रुप बना दिया जिसमें उनको जो सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ उसको लिया, रजिस्ट्रेशन उसका हो चुका है। अब वो जो पूरा हमारे सहभागी रहते हैं, हमारी खुद की न्यायपालिका है। हमारे यहाँ पर पुलिस आने से पहले न्यायपालिका से पूछेंगे कि हमारी आवश्यकता है क्या। हमारे इतने केसेस हैं कि जो हम वहाँ बैठ के ही उसको सुलझा लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और उससे हमें, और उससे एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे जैसे अभी हमें कहा जाता है कि निजी आय को हम कैसे बढ़ाएं, तो उसके हमने निजी आय का साधन भी रखा। हमने उनको कहा कि बाहरी व्यक्ति का तो कुछ रखा ही नहीं है, सब गांव वाले करेंगे। उसमें हमारी क्या कम्युनिटी भी हमने बताई है, लगभग 13 लोगों की न्यायपालिका है, उसमें हमने हर जाति और वर्ग विशेष को उसमें लिया है। मतलब आपके गांव में हर कोई किसी न किसी पद पे तो होगा ही, कोई ना कोई। हम कैसे, मेन वही तो है, वो मैं से हम वाली बात में कहता हूँ, तो हम बन के काम करते हैं। अब न्यायपालिका में क्या, कितने कैसे जैसे जो पेंडिंग चलते थे, कितना सर हमारे गांव का पैसा था जो आज कोर्ट में या थाने में जा रहा है, वो पैसा हम वहीं पे कर लेते। कुल मिलाकर एक सुखद भारत की तस्वीर, जैसे आप जैसे जो नवाचार कर रहे हैं सरपंच, और ऐसी सभी पंचायत में नवाचार होंगे तो वाकई में एक सुखद भारत की तस्वीर नजर आएगी। और वो दिन दूर नहीं जब हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएंगे, उसके लिए सशक्त पंचायत समिति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में अपने विचार और अनुभव साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। DD न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।